चले जनाब क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हम लोगों ने लास्ट क्लास तक क्या क्या पढ़ लिया था, तो चले जनाब एक दफा से मैं इसको जरा जल्दी से रिकैप करूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था दोस्त। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि जनाब हमारे पास ये जो पेपर है एमए का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जनाब एमए का जो पेपर है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बेसिकली कौन सा पेपर है। हम लोगों ने अकाउंटिंग की बेसिक्स की बात की थी। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जनाब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। जनाब ट्रांजेक्शन से मुराद बिजनेस के अंदर कोई भी सेल परचेज हो रही है, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रही है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है, एक्टिविटी है, इवेंट है, उन सबको रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। जनाब रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये कौन सा रूल था हमारे पास। ये काम जो करते थे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का काम होता था। हमने एग्जाम में ये नहीं पढ़ना। तो दोस्त हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है जनाब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर हमने डिस्कस किया कि जनाब मैनेजमेंट कौन लोग होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया जनाब मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बंदे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के बंदे होते हैं। जनाब सीईओ है, सीएफओ है, डायरेक्टर्स है, वो बंदे होते हैं। जनाब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग करना। डन हो गई बात जनाब। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो डाटा मांगेंगे, जो टीम इनको डाटा प्रोवाइड करेगी, जो डिपार्टमेंट इनको डाटा प्रोवाइड करेगा, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है मेरे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट। जी सर। फिर मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बोला दो डिपार्टमेंट हो गए, कौन कौन से, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला कि जनाब माल बेच दो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, और दूसरा कौन सा मेरे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो वर्किंग करेगा किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला डाटा किससे मांगेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले से। किससे मांगेगा सर, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले से। तो जनाब ये जो पूरा पर्चा है इसका नाम होता है असल में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमें इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग की चीजों को भी डिस्कस करना है। जी सर। फिर हमने डिस्कस किया था जनाब, फिर हमने पढ़ा था जनाब ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस पढ़ा था हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का काम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। चले दोस्त आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। यस बॉस। तो हमने सीखा जनाब कि बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमने सीखा बॉस कि बेसिकली जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है असल इसका नाम है हमारे पास, असल इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सब पार्ट है। तो हमें पहले आपका जो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बेसिकली इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। सुने तो जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। अभी हम पढ़ेंगे जनाब कॉस्टिंग और फिर हम पढ़ेंगे जनाब मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। जनाब ये यूनिट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जनाब, फॉर एग्जाम्पल हम पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि जनाब एक कंपनी है जो कि गाड़ियां बना रही है। बोलेंगे जनाब इन्होंने 100 सिविक बना ली, कितनी सिविक बना ली, 100 सिविक बना ली। तो ये बोलेंगे जनाब हमने जो है वो 100 यूनिट्स बना लिए कॉस्टिंग की जबान में। अगर ये एसी वाले बोलेंगे जरा हमने 10 एसी बना लिए, 10 एसी बना लिए, तो ये कॉस्टिंग की जबान में क्या बोलेंगे कि जनाब हमने 10 यूनिट बना लिए। तो यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जनाब कॉस्ट का मतलब क्या है कि जनाब एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये हायर वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर हायर वाले एसी बनाते हैं, सर एसी बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, सर इसका कंडेंसर लगा होगा, इसका कंप्रेसर लगा होगा, इसमें गैस भरी होगी, इसकी बॉडी आई होगी, ये सारे खर्चे। गाड़ी बनाने में कितनी कॉस्ट है मैंने बोला सर गाड़ी बनाने में टायर चाहिए, इंजन चाहिए, गियरिंग बॉक्स चाहिए, स्टील चाहिए, कुर्सियां चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, दरवाजे के लिए लॉक चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, फिर मजदूर उसको बैठ के बनाएंगे वो। तो जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना के एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। लॉजिक क्लियर सुने
अभी हम लोग ये सीखेंगे कि सर एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आएगी। अभी हम लोग सीखेंगे कॉस्टिंग और फिर हम जाके सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का पार्ट होती है। चले सर, तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, 1 लीटर पेट्रोल बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक गाड़ी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक फर्नीचर बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। हमारा काम यह है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। अच्छा दोस्त, मैं आया जरा थोड़ा आगे। मैंने बोला जनाब मुझको ये बताइए कि दोस्त बिजनेस क्या होता है। मुझको जरा ये बताइए कि दोस्त बिजनेस क्या होता है। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, यानी कि कितने तरीके से कारोबार किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं जनाब बिजनेस की तो कितने तरीके से कारोबार किया जा सकता है। मैंने बोला सर देखें, एक बिजनेस मेरे पास कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। एक बिजनेस मेरे पास कहलाता है जनाब ट्रेडिंग बिजनेस। ये ट्रेडिंग वाले कारोबार क्या होता है जनाब? ये ट्रेडिंग वाले का कारोबार क्या होता है? ट्रेडिंग वाले का कारोबार होता है जनाब जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। सामान को जिस शक्ल में खरीदा उसी शक्ल में आगे सेल आउट कर दिया। ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं जनाब? ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग। सामान को जिस शक्ल में खरीदा उस सामान को उसी शक्ल में आगे बेच दिया। जनाब मिसाल तो बताइए, या इसको आसान अल्फाज में मैं ये कहूं कि जिस शक्ल में खरीदा उसी शक्ल में आगे उसको बेच दिया। फॉर एग्जांपल कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक मेडिकल स्टोर है जिसको हम लोग बोलते हैं जनाब दवागो। ये दवागो मेडिकल स्टोर है। दवागो मेडिकल स्टोर क्या करता है जनाब? क्या दवाइयां खुद बनाता है? नहीं जनाब, ये कंपनी से होलसेल से दवाइयां खरीदता है और आगे इसको मार्केट के अंदर सेल कर देता है। दवाइयां जिस शक्ल में खरीद रहा है उसी शक्ल में आगे बेच रहा है। ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस। और सर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक स्टोर है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्तियाज सुपर स्टोर। एक स्टोर है जिसको हम लोग बोलते हैं जनाब इम्तियाज सुपर स्टोर। जनाब इसमें क्या मिलता है? इसमें सब कुछ मिलता है। इम्तियाज सुपर स्टोर। और सर चेज स्टोर। जनाब इनका काम क्या होता है दोस्त? इनका काम क्या होता है जनाब? इनका काम होता है चीजों को खरीदना और उसको आगे जाके बेच देना। इम्तियाज तो थोड़ी सी ना मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगा है। दुनिया के अंदर वॉलमार्ट है, आइकिया है, स्टोर्स है। जनाब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इनका काम होता है जनाब गुड्स को खरीदा और ऐसे इसको एज इट इज आगे मार्केट के अंदर बेच दिया। ऐसे काम को क्या कहते हैं हम? ट्रेडिंग बिजनेस। जनाब आइए, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्त? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ये दवागो मेडिकल स्टोर वाले एक पैनाडोल का डब्बा इन्होंने कितने का खरीदा? कैसे पता करेंगे? खांसी का सिरप हाइड्रिल वो एक कितने का खरीदा? सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने बोला भैया होलसेल से लेकर आ रहे होंगे तो पर्ची मिली होगी ना इसको, जिसको हम इनवॉइस कहते हैं। उस इनवॉइस पे लिखा हुआ तो होता है कि एक पैनाडोल का डब्बा कितने का। चल अगर ये भी नहीं लिखा हुआ, आपको लिखा हुआ है कि जनाब टोटल अमाउंट कितनी है और टोटल अमाउंट कितने का बिल है और कितने पैनाडोल के डब्बे हैं, भैया डिवाइड कर लो, कहानी खत्म। तो जनाब ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कॉस्ट पर यूनिट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो क्या मुझे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना पड़ेगा? क्या मुझे यहां पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना पड़ेगा? क्या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की टीम को बिठाना पड़ेगा 8 10 5 6 लोगों की, क्वालिफाइड बंदों को? नहीं सर, जरूरत नहीं है, डिवाइड ही तो करना है। हमने बोला जनाब यहां पे आपको कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होती। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हम लोग स्टैब्लिश नहीं करते क्योंकि जरूरत ही नहीं है भाई। क्या करवाएंगे से? कोई काम नहीं करवाएंगे। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आपको ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर नहीं मिलता जनाब। फिर हमने बोला अच्छा दोस्त, हमने बोला जनाब ये ट्रेडिंग ये दूसरे कौन से कारोबार होते हैं? एक मेरे पास बिजनेस होता है जिसको मैं बोलता हूं सर्विस प्रोवाइडर। जी जनाब, ये कौन लोग होते हैं सर्विस प्रोवाइडर वाले? ना कोई चीज खरीदते हैं यानी कि प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ना ये कोई चीज खरीदते हैं, ना ये कोई चीज बेचते हैं, बल्कि जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्त इनका काम क्या होता है? ना कोई चीज खरीदना, ना कोई चीज बेचना, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जनाब मेरे पास मोबाइल नेटवर्क है। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल नेटवर्क वाले हैं
बॉस कौन से? जैज है, यूफोन है, इंडिया के अंदर रिलायंस है, इंडिया के अंदर जियो है, JIO जियो है, यूके के अंदर वोडाफोन है, सऊदी अरब के अंदर जैन कम्युनिकेशन है। जनाब इनका काम क्या होता है? ना कोई चीज खरीदते हैं ना कोई चीज बेचते हैं, बल्कि जस्ट एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जी जनाब, और कोई एग्जांपल बताइए। हमने बोला जनाब हॉस्पिटल, हमने बोला दोस्त हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं दोस्त? ना कोई चीज खरीदते हैं ना कोई चीज बेचते हैं, बल्कि जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और बताइए जनाब कौन से? हमने बोला जनाब एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड। जनाब ये लोग क्या करते हैं? ना कोई चीज खरीदते हैं ना कोई चीज बेचते हैं, जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त अब मुझे बताओ जनाब, हॉस्पिटल वाले डिसाइड कर रहे हैं कि एक बेड पे कितनी कॉस्ट आ रही है। हॉस्पिटल में जो बिलिंग होती है ना, वो बाकी चीजों से तो होती है, उसमें पर बेड के हिसाब से भी एक चार्जेस होते हैं कि जनाब एक दिन के बेड कितने का क्या चार्जेस है उसके। जनाब वो कैसे डिसाइड होता है? वो ऐसे डिसाइड होता है कि जनाब आपके पूरे हॉस्पिटल का कॉस्ट कितनी है, मतलब उसका रेंट कितना है, बिजली का बिल कितना आएगा, नर्स की फीस कितनी है, और जो आपके डॉक्टर होते हैं 24 घंटे उसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट आ गई, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डेज पे और नंबर ऑफ बेड्स पे कितना ऑक्यूपेंसी रेशियो है। जनाब क्या यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना कोई साइंस है? मैंने कहा पूरी साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो है, थोड़ी सी तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो मुझे नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पे मुझे पूरे डिपार्टमेंट की जरूरत है? पूरे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है? क्या मैं यहाँ पे पूरा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करवाऊंगा? क्या मुझे यहाँ पे पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी? 8 10 5 6 बंदे क्वालिफाइड रखेंगे? नहीं सर, एक बंदा काम कर लेगा। या तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बहुत छोटा होगा, या तो फाइनेंशियल वाले से काम करा लूंगा। बोले तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। चलें दोस्त, उसके बाद फिर तीसरा बिजनेस कौन सा होता है? तीसरा बिजनेस कौन सा होता है जनाब? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं सर? मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं? गुड्स को खुद बना के फिर बेचते हैं। माल पहले तैयार करते हैं फिर बेचते हैं, या आसान अल्फाज में बोलो, गुड्स को खरीदा, इन्होंने उसकी शक्ल को बदला और फिर आगे बेच दिया। सर टेक्सटाइल वाले क्या करते हैं? रुई खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं दोस्त? रुई खरीदते हैं। रुई से क्या बनाते हैं वो लोग? हैं जी, रुई से वो लोग क्या बनाते हैं जनाब? रुई से वो लोग धागा बनाते हैं। धागे से भी सफेद रंग का कोरा कपड़ा बनता है, फिर उस पर लाल पीला नीला रंग चढ़ जाता है और फिर वो कपड़ा बन जाता है। बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़े काम हो रहा है, बड़ी मेहनत हो रही है। रुई से धागा, धागे से सफेद कपड़ा, फिर लाल पीला नीला रंग, और फिर कपड़ा तैयार हो गया। और अगर गारमेंट फैक्ट्री भी साथ हुई हुई है तो जनाब उसके बाद वो फैब्रिक है। गारमेंट फैक्ट्री की एग्जांपल दें जनाब, वो लोग क्या करते हैं? फैब्रिक खरीदते हैं, फिर उसको कट करते हैं, फिर उसको सीते हैं, फिर उसको इस्त्री करके पैक करते हैं। जनाब ये लोग शर्ट बेच रहे हैं खुद बना के। एसी की बात करें, एसी वाले पार्ट पुर्जे खरीदते हैं, कंप्रेसर खरीदा, फैन खरीदा उन्होंने, उसके बाद प्लास्टिक की बॉडी खरीदी, कुछ लोहे की चीज खरीदी, उसको असेंबल किया फिर बेचा। प्रोडक्ट को खुद बना के बेच रहे हैं। हमने बोला जनाब गाड़ी बनाने वाले सर क्या खरीद रहे हैं? इंजन है, स्टीयरिंग है, म्यूजिक सिस्टम है, कुर्सियां हैं, स्टील है, बॉडी है, उन सबको उन्होंने खरीदा, प्रोडक्ट खुद तैयार किया और फिर मार्केट के अंदर उसको सेल कर दिया। ऑयल रिफाइनरी वाले क्या कर रहे हैं? जमीन से क्रूड ऑयल जो तेल निकलता है उसको लोग मशीन में प्रोसेस कर रहे हैं, और भी कोई केमिकल डाल रहे हैं, कोई फॉर्मूला है, उसके बाद फिर ये अपना माल बना के बेच रहे हैं। पेट्रोल डीजल वाले जनाब, ये पेप्सी कोक वाले क्या कर रहे हैं जनाब? पेप्सी कोक वाले भी क्या कर रहे हैं? आपके पास जो प्रोडक्ट है वो खुद तैयार कर रहे हैं। पानी लिया, उसके अंदर केमिकल डाला, चीनी डाली, जो भी इसका फॉर्मूला है उसको घोला और प्रोडक्ट तैयार हो गया। ऑयल पेंट वाले क्या कर रहे हैं जनाब? उन्होंने ऑयल लिया, यानी कि तेल लिया, पानी लिया, उसमें कुछ डाला, फिर केमिकल डाला, फिर उसको हिलाया और फिर मार्केट में उसको सेल कर दिया। आइसक्रीम बनाने वाले क्या कर रहे हैं जनाब? दूध खरीद रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट पाउडर्स वगैरह खरीद रहे हैं, वो सब इन्होंने डाला, उसको फ्रीज किया और फिर बेच दिया। ऐसे कारोबार को क्या कहा जाता है? ऐसे कारोबार को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है जनाब। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो कि प्रोडक्ट को खुद बना के बेच रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा दोस्त? मैं लिखूंगा इन्होंने चीज को बाय किया, फिर इन्होंने इसको प्रोसेस किया और देन अब इन्होंने सेल कर दिया। ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या कहते हैं दोस्त इसको? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बहुत सुने एग्जाम्पल, इतनी सारी मैंने एग्जाम्पल दे दी है जनाब। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल
ऑटोमोबाइल बोले तो गाड़ी बनाने वाले, और फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल वाले क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल वाले बॉस क्या करते हैं? ये केमिकल्स वगैरह खरीदते हैं, मिक्सिंग करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। और दोस्त ऑयल रिफाइनरी वाले है ना, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, इंडिया के अंदर रिलायंस रिफाइनरी इतनी बड़ी है दोस्त। और जनाब मेरे पास टेक्सटाइल वाले, और दोस्त मेरे पास टेक्सटाइल वाले रुई खरीदते हैं और कपड़ा बेचते हैं। मतलब क्या साइंस है ना, मशीन की तरह बनता है, बिल्कुल बनता है सर। 4 साल नौकरी की है मैंने वहां पे यूनुस टेक्सटाइल के अंदर, खुद देखा हमने कपड़ा कैसे बनता है। फिर जनाब और हमने बोला सर गारमेंट्स वाले कपड़ा खुद बना के बेच रहे हैं। चले दोस्त काफी एग्जाम्पल सुने। अब मुझे एक बात बताइए जनाब, एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है? मुझे प्राइस डिटरमाइन करनी है। मैंने बोला यार देखिए इसके अंदर कौन सी वाली कॉटन लगी है, कॉटन भी 36 किस्म की होती है, पता नहीं कितनी किस्म की होती है कॉटन, पॉलिस्टर कितना मिक्स हुआ है, साइंस है। अच्छा ये जो शर्ट है वो लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, साइंस है सर। उसके हिसाब से कॉस्ट कम या ज्यादा लगी होगी। हमने बोला जनाब इस पे धागा कौन सा वाला लगा है, साइंस है सर। हमने बोला जनाब क्या इसके लिए मुझे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है सारी शर्टें एक जैसी तो नहीं होती ना, कोई लाल है, कोई पीली है, कोई नीली है, किसी पे कुछ डिजाइन है, किसी पे कुछ डिजाइन है, किसी पे कुछ कलर है, किसी पे केमिकल किसी और किस्म का लगा हुआ है। हमने बोला सर यहाँ पे आपको कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, बंदा बिठाना पड़ेगा जो कि तजस्सुस से काम करेगा। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी भैया, इतना आसान नहीं है, यही तो सीखना है हमने। एकदम से एक गाड़ी बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है? हमने बोला जनाब देखिए इंजन लगा, उसके बाद उसकी म्यूजिक सिस्टम लगा, सीट्स लगी, टायर लगे, और जनाब उसमें भी ट्यूब्स लगी। अगर ट्यूबलेस नहीं है तो हमने बोला सर ये तो बाकायदा एक बंदा बिठाना पड़ेगा जो कि उसकी हिसाब किताब करेगा कितनी कॉस्ट लगी है, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। कॉस्ट सही कैलकुलेट होगी तो मैं प्राइसिंग करूंगा ना दोस्त, कॉस्ट सही होगी तो मैं फैसले करने में आसानी होगी ना दोस्त। तो मैंने बोला जनाब मुझे इस जगह पे जहां पे माल खुद तैयार हो रहा है, ऐसी जगह पे जहां पे माल खुद तैयार हो रहा है, यहां पे आपके पास 100% कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होती है। तो दोस्त जब भी जिक्र आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, जब भी जिक्र आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो समझ जाइएगा कि फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, माल तैयार हो रहा है। मेरे दोस्तों क्या बात समझ में आ रही है? तो जनाब कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक कुर्सी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, कैमरा बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक लैपटॉप बनाने पे, फोन बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। और जनाब ये डिपार्टमेंट आपको कहां मिलेंगे? पूरे फुल फ्लैश डिपार्टमेंट जहां पे माल तैयार हो रहा होगा, इन्वेंट्री बन रही होगी। बाकी जो ट्रेडिंग बिजनेस है वहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना कोई मसले मसाइल की बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? ऑल गुड, ऑल ओके, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या हम बात को आगे लेके बने? चले सर मैंने आपको पहले ही समझाया था लास्ट क्लास के अंदर कि जनाब लेक्चर को आप नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे और पढ़ाते हुए चीजों को कॉपी नहीं करेंगे। तो जनाब अभी मैंने पढ़ा दिया, अब आप इस वीडियो को रोकें, पॉज करें, रोके पॉज करें और कॉपी करें। चले सर आपने इसको कॉपी कर लिया वीडियो को पॉज करके, अब हम बात को आगे लेके चल रहे हैं। सुने दोस्त सुने, अब मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं बहुत ही जबरदस्त धांसू किस्म का। सर एक दफा फिर से, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक शर्ट बनाने पे, एक गाड़ी बनाने पे, एक फर्नीचर बनाने पे, एक जूता बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। अब मैं डिस्कस करने चला, एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 1-2 एमसीक्यूज मिलेंगे लाजमी, लाजमी। सर सुने भैया मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब सर कॉस्ट है कि एक चीज बनाने पे कितनी कॉस्ट हो रही है, एक चीज बनाने पे कितना खर्चा हो रहा है। हाँ? एक चीज बनाने पे कितना खर्चा हो रहा है, मतलब एक्सपेंसेस कितने हैं दोस्त, एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर तो आपने एफए पढ़ी हुई है, अगर नहीं पढ़ी हुई तो टेंशन की बात नहीं है। हाँ एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होते हैं सर? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आइए सर सीखते हैं। जनाब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है सेल्स
लेस कर दिया जाता है दोस्त कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मेरे पास आ जाता है जनाब ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद फिर मैं माइनस करता हूं मैं कुछ एक्सपेंसेस, उसके बाद मैं माइनस करता हूं दोस्त कुछ एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस? एडमिन के खर्चे, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट। मैं इन सारी कॉस्ट को माइनस करता हूं तो जनाब मेरे पास क्या आ जाता है दोस्त? मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। दोस्त मेरे पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। सुनेंगे सुनेंगे जनाब, मैंने बोला भैया, मैंने बोला जनाब के, हाँ दोस्त, हमने बोला जनाब मेरे पास यहां पे एक्सपेंस बोले तो कॉस्ट कौन कौन सी है जनाब? एक तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है डिस्कस करते हैं। एक खर्चा एडमिन का, एक खर्चा सेलिंग का, एक खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन का और एक खर्चा फाइनेंस कॉस्ट का। तो जनाब मेरे पास ये कॉस्ट आती हैं, ये मेरे पास एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे पास एक्सपेंसेस है। अब मैं इसको डिटेल में पढ़ने जा रहा हूं। ये बेसिकली मेरी कॉस्ट है। आइए सर कॉस्ट को हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन को सुनेंगे दोस्त। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो जनाब अगर तो आप ऊपर देखें हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 5 हो गई। हमारे पास कॉस्ट 5 हो गई। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई है, एडमिन है, सेलिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कॉस्ट है। और लड़के इसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सुनेंगे। सुनेंगे जनाब, जरा हम बात कर रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। कौन कौन सी कॉस्ट थी दोस्त? ये रही, और लिखना शुरू करें। एक मेरे पास कॉस्ट थी जनाब, इसको मैं बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। दूसरे को मैं बोलूंगा दोस्त सेलिंग कॉस्ट। इसको मैं बोलूंगा जनाब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसको मैं बोलूंगा जनाब फाइनेंस कॉस्ट। और आखिरी रह गई मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। आखिरी आ गई मेरे पास जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स। गौर से सुनेंगे जी। अब इसको हम लोग जरा डिटेल में डिस्कस करने चले। कॉस्ट ऑफ सेल्स जनाब, एडमिन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है जी सर? एडमिन का नाम सुनते ही जहन में क्या आ रहा होता है जनाब? एडमिन कॉस्ट वो होती है जो कि आपके रोजमर्रा की चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें। फॉर एग्जाम्पल जनाब आप स्कूल में थे, स्कूल की एग्जाम्पल देते हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल में दाखिला के लिए एक ऑफिस होता है जहां पे एडमिशन कराया जाता है बच्चे का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देख रहा होता है। उसकी तनख्वाह स्कूल के हिसाब से कहां जाएगी सर? एडमिन के अंदर। वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख रहा है। एग्जाम बच्चों के अगर बोर्ड के एग्जाम्स हैं, सीआईएस के एग्जाम्स और ओए लेवल्स के या बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो जनाब एग्जामिनेशन जो बोर्ड है हमारा, वहां से जो है फॉर्म्स लाना, उसमें बच्चों से भरवाना और फॉर्म उसकी तस्वीरें लगवाना बच्चों की, उसको आगे भेजना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। बात समझते हैं जनाब? बिजली का बिल आ गया, जो भरने के लिए जाएगा बंदा, वो जो कि हमारा राइडर होता है, कौन सा वाला? एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाला, उसकी तनख्वाह। यानी कि एडमिन के एक्सपेंस की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस को हम बोलते हैं जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एक और एग्जांपल देते हैं जनाब। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट। वो क्या करता है जनाब? अगर कोई नई रिक्रूटमेंट करनी है, भर्ती करनी है, तो उसके लिए सीवी कलेक्ट करेगा, बात करेगा, लोगों का पेरोल चलाएगा। ये क्या काम कर रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है दोस्त? एडमिनिस्ट्रेटिव। एक और बंदा होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला, लोगों की सैलरी टाइम पे आ जाए, पेमेंट टाइम पे हो जाए, इनकम स्टेटमेंट टाइम पे बन जाए, जनाब वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें देख रहा है। इसका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख रहा है। बात समझ में आ रही है?
फिर एक बंदा ऐसा होता है कि जनाब अगर तो उसने स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी हुई है तो जनाब गाड़ियां टाइम पे आ रही हैं नहीं आ रही, गाड़ियों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही नहीं हो रही, बोले तो ऑफिस रिलेटेड खर्चे मेरे दोस्त। ऑफिस रिलेटेड खर्चों में एग्जाम्पल कौन कौन सी आएगी जनाब? ऑफिस का रेंट, ऑफिस का यूटिलिटी का बिल है, बिजली पानी गैस का बिल, और ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी। हमने बोला जनाब ये सारी कॉस्ट किसके लिए होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। अब फिर से बताओ यार क्या प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे? है माल तैयार हो रहा है, ऑफिस में बैठ के लोग क्या माल बना रहे होते हैं? प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, दवाइयां बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, शर्टें बना रहे हैं? नहीं सर, प्रोडक्शन तो कारखाने में होती है, माल तो फैक्ट्री में बनता है, कारखाने में तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। क्या यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है? नहीं सर, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, माल नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो जनाब ये आपके कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर है, ये आपके कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होती। तो दोस्त इनको कौन कवर करता है? दोस्त इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला कवर करता है। क्या बात समझ में आ रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ऑफिस रिलेटेड खर्चे। बेहतरीन हो गया सर। दूसरा खर्चा कौन सा है? सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स को सेल करने से रिलेटेड खर्चे। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है सर, गुड्स को सेल करने से रिलेटेड खर्चे, सेल्स रिलेटेड कॉस्ट। जनाब गुड्स को सेल करने से रिलेटेड खर्चे, भैया गुड्स को सेल करने से रिलेटेड खर्चे कौन कौन से खर्चे गुड्स को सेल करने से रिलेटेड होते हैं जनाब? एडवर्टिजमेंट। दोस्त एडवर्टिजमेंट, मैं मार्केटिंग क्यों करता हूं, मैं एडमिन का खर्चा क्यों करता हूं, मैं टीवी पे ऐड क्यों चलाता हूं, मैं यूट्यूब फेसबुक पे ऐड क्यों चलाता हूं जनाब? किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। किसके लिए दोस्त? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। एडमिन इसका काम होता है गुड्स को सेल करना। और सर फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं जनाब, जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं वो हम दुकान के थ्रू बेचते हैं। किसके थ्रू बेचते हैं? दुकान के थ्रू बेचते हैं। हमने बोला जनाब, गौर से सुनिएगा, हमने बोला जनाब हम जो गुड्स को बेचते हैं वो दुकान के थ्रू बेचते हैं, और दुकान का किराया, दुकान का रेंट, दुकान की बिजली का बिल, दुकान के सेल्समैन की सैलरी, दुकान का सिक्योरिटी गार्ड उसकी तनख्वाह, ये सारे खर्चे किसके अंदर आएंगे? इन सब खर्चों को क्यों कर रहे हैं जनाब? ये दुकान पे हमने चौकीदार को क्यों बिठाया, सिक्योरिटी गार्ड को क्यों बिठाया है? दुकान के लिए बिठाया ना, ताकि जो सेल्स हो रही है वो स्मूथली सेल होती रहे, लोग शॉपिंग करने के लिए उनको चोरी चकारी का डर ना हो, हमें भी चोरी चकारी का डर ना हो, कि सर हम सुकून से बैठ के काम करें। तो ये सारे खर्चे किससे रिलेटेड है? सेलिंग रिलेटेड है। यानी कि रिटेल आउटलेट का रेंट, रिटेल आउटलेट का मतलब दुकान होता है, रिटेल आउटलेट के रेंट हो गया, रिटेल आउटलेट का बिजली पानी गैस का बिल, यूटिलिटी बिल। बात समझ आ रही है मेरे भाइयों? और सेल्स मैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन है। हाँ 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 सुने सर, डेप्रिसिएशन, जिसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी उसके लिए डेप्रिसिएशन अजीब सा वर्ड है सर। सुने, मैंने अगर एक एसी खरीदा, 2 मिनट समझ में आ जाएगा डेप्रिसिएशन। मैंने अगर एसी खरीदा सर, उसकी लाइफ कितनी है? कितने साल तक चलेगा? 5 साल तक चलेगा। कितने का? $1,00,000 का। कितने का? $1,00,000 का। क्या खर्चा हो गया आज? मैंने बोला देखिए पैसे तो चले गए लेकिन इससे बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो इस $1,00,000 के खर्चे को मैं 5 साल पे स्प्रेड कर दूंगा। बोले तो कैसे? 20-20-20-20। ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। लॉजिक है? 2 मिनट में समझ में आ गया। हमने बोला सर अगर दुकान में कोई एसी लगा है, दुकान में कोई फर्नीचर लगा है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, उसको मैं एक्सपेंस कैसा करूंगा? थोड़ा थोड़ा करके करूंगा। ये थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस क्या कहलाता है मेरे पास? डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन किसका? ऑफ रिटेल आउटलेट के चीजों का, रिटेल आउटलेट की बिल्डिंग का। रिटेल आउटलेट अगर आपकी है उसकी बिल्डिंग, फर्नीचर है, एसी है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं जनाब,
फैक्ट ऑफिस के अंदर भी तो एसी होगा, ऑफिस के अंदर भी तो कंप्यूटर होंगे, ऑफिस के अंदर भी तो लैपटॉप होंगे, ऑफिस के अंदर भी तो मेरे पास एसी होगा। सर वो जब मैंने खरीदा उसकी उस वक्त मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसका बेनिफिट कितने साल तक आएगा? 4-5 साल 10 साल तक आएगा। तो वो जो पैसे मैंने दिए हैं उसको 4-5 साल तक स्प्रेड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस। और ये चीजें फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसको हम कहते हैं इक्विपमेंट। क्या बात समझ में आई? लॉजिक क्लियर? फिर से बताओ सर, ये जो दुकान का खर्चा, प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड खर्चा क्या कहलाता है मेरे पास? सेलिंग एक्सपेंस। क्या यहाँ पे गुड्स बन रहे हैं? क्या यहाँ पे माल बन रहा है? क्या यहाँ पे माल तैयार हो रहा है? प्रोडक्शन हो रही है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब यहाँ पे भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होगी। कौन कवर करेगा दोस्त इसको? एफए वाला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। क्या बात समझ में आ रही है? ऑल ओके। चले सर, अगली कॉस्ट है मेरे पास। कौन सी कॉस्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड खर्चे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड खर्चे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट। यस बॉस, सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे आते हैं? हमने बोला सर देखें, हमारा काम है कस्टमर के घर तक गुड्स को पहुंचा कर आना। फॉर एग्जाम्पल जनाब, हमारा काम है, पिज्जा की दुकान है हमारी और कस्टमर हमें फोन करते हैं, कस्टमर के घर तक मैं माल पहुंचा कर आता हूं। तो जनाब मैं अपने एक राइडर मेरा मोटरसाइकिल पे जाता है और मोटरसाइकिल का पेट्रोल लगता है, उस राइडर की तनख्वाह है, और जनाब उस बाइक की रिपेयर मेंटेनेंस है। ये खर्चा किसके अंदर आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। बात समझ में, मैंने क्या बोला? इसी तरीके से दोस्त हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन गुड्स को बेचते हैं। ऑनलाइन गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना, डिलीवरी चार्जेस किसके अंदर आती है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आ रही होती है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोल दिया? ओके जी। इसके अंदर क्या हो गया मेरे पास? जनाब गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाने का जो खर्चा होता है उसको मैं कहता हूं कैरेज आउटवर्ड। इसमें सब कवर हो गया। बाइक का पेट्रोल भी हो गया है, इसमें उसकी तनख्वाह वनख्वाह भी हो गई है। जनाब राइडर की सैलरी, राइडर कौन सा वाला? गुड्स डिस्पैच वाला। गुड्स डिस्पैच राइडर की सैलरी। अब मुझे बताइए जनाब, क्या यहां पे इस खर्चों के अंदर क्या माल तैयार हो रहा है? इन एक्सपेंसेस में, इन कॉस्ट में क्या माल तैयार हो रहा है? प्रोडक्ट तैयार हो रहा है? नहीं जनाब। तो जनाब ये भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर है। कौन डील करेगा इसको भी? इनके खर्चों वर्चों को कौन रिकॉर्ड करेगा जनाब? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। कौन रिकॉर्ड करेगा दोस्त? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। बात समझाई मैंने क्या बोला? चलें दोस्त, उसके बाद मेरे पास एक और कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट। सर फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है? देखें सुने, हमने बोला जनाब कि आप कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की जरूरत थी, ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की नीड थी, ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से उधार पकड़ लिया। क्या फ्री में उधार मिलेगा? नहीं सर, पैसे तो उसके वापस करने हैं, सूद समेत, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपकी कॉस्ट है। क्यों पड़ी सर ये कॉस्ट क्यों आई है? क्योंकि आपको फाइनेंस की नीड थी, फाइनेंस की नीड पूरी हुई है तो आपको रीपे तो करना है, एडिशनल कॉस्ट भी साथ साथ पे करनी है। तो जनाब ये मेरे पास कहलाती है फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट। एग्जाम्पल के अंदर कॉपी नहीं करेंगे अभी, हाँ अभी कॉपी नहीं, अभी पहले समझेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा, वीडियो को रोकना, पॉज करना, कॉपी करना, अभी कॉपी शॉपी नहीं करिएगा जी सर। फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट बॉस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई है, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई है, बिल्कुल ठीक है दोस्त। फिर हमने बोला देखिए यार आपके पास माशाल्लाह बहुत पैसे हैं, आपने वो पैसे ले आके बैंक के अंदर जमा करा दिए। क्यों? घर बार पे तो नहीं रख सकते ना, खुदा ना खास्ता चोरी चकारी हो गई तो। हमने बोला जनाब वो पैसे हमने उठा के कहां रखवा दिए? बैंक के अंदर वो पैसे हमने जमा करा दिए, डिपॉजिट करा दिए। हमने बोला सर ये जो आपने बैंक के अंदर पैसे जमा कराए हैं, ये जो पैसे डिपॉजिट कराए हैं, क्या बैंक वाला फ्री फंड में काम करेगा? हमने बोला नहीं जनाब, बैंक वाला बैंक चार्जेस काटेगा। बैंक चार्जेस के उसके डिफरेंट नाम है, कभी एटीएम चार्जेस के नाम से काटता है, कभी एसएमएस के नाम से काटता है, कभी वो एलसी ओपनिंग के नाम से काटता है, कभी सर वो एटीएम चार्जेस के नाम से काटता है, कभी चेकबुक के नाम से काटता है। बोले तो बैंक चार्जेस। जनाब ये बैंक चार्जेस क्यों पड़ रहे हैं तुम्हें? हैं क्यों भुगत रहे हो बैंक चार्जेस? क्योंकि वो आपको एक फैसिलिटीज दे रहा है।
इसको हम क्या बोलते हैं जनाब, फाइनेंस कॉस्ट, आपके फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट। फिर से क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दोस्त? फिर से क्या यहाँ पे गुड्स तैयार हो रहा है? क्या यहाँ पे माल बन रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जी? नहीं सर, तो ये भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर है। कौन कवर करेगा इसको? फाइनेंशियल। सर मैंने सबको जो है ना वो यहां से आउट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो आखिरी है ना वो खुद ही इतना बड़ा है कि पूरे आपके एमए है, पीएम है, एफएम सब यहां से कवर हो जाएगा। चले सर, आखिरी कॉस्ट मेरे पास कौन सी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। आखिरी कॉस्ट मेरे पास कौन सी है दोस्त? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर सुने, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। गुड्स को बनाने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट, गुड्स को रेडी करने की कॉस्ट, गुड्स को प्रोडक्शन की कॉस्ट, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं दोस्त? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जनाब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम शुरू कर रहे हैं, तो आप जरा वीडियो को पॉज करके इसको यहां तक कॉपी करो, इसको यहां तक कॉपी करो, वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिस्कस कर रहा हूं। चले जनाब, आपने इसको कॉपी कर लिया। आइए जनाब, अब हम डिस्कस करने चले कॉस्ट ऑफ सेल। तो मैं जगह बना दूं दोस्त? यस, ताकि मेरे पर लिखने के लिए आसानी हो जाए। यस बॉय, कौन सी कॉस्ट थी सर? ये थी मेरे पास, यहां लिख देता हूं मैं, बहुत सारा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, या इसको आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलें, या इसको आप प्रोडक्शन कॉस्ट बोलें। यस बॉस, गुड्स को बनाने की कॉस्ट। जी सर, गुड्स को बनाने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट। जनाब माल को किन किन चीजों से बनाया जाता है दोस्त? गुड्स को किन किन चीजों से बनाया जाएगा मेरे भाई? अगर तो फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स फैक्ट्री है, यहां पे शर्ट सिल रही हैं, तो शर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है? एक आपको कपड़ा चाहिए, एक मजदूर चाहिए जो सिलाई कर सकें, कटिंग कर सकें, पैकिंग कर सकें, इस्त्री कर सकें, हैं, और एक फैक्ट्री का सेटअप लगा होना चाहिए। एक मेरे पास फैक्ट्री का सेटअप लगाना चाहिए। सर मुझे 3 चीजें चाहिए, मैं माल बना दूंगा। अगर टेक्सटाइल है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे रुई चाहिए, और कोई केमिकल चाहिए, मजदूर चाहिए जिनसे मैं काम कराऊंगा, और मशीन लगा के दो भैया, पूरा सेटअप वेटअप लगा के दो, तब जाके बनेगा। 3 चीजें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और मैंने बोला जनाब अगर तो मुझे ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोल बनाना है, डीजल बनाना है, तो मुझे क्रूड ऑयल चाहिए, मुझे मजदूर चाहिए, और प्लांट मशीनें लगा के दो। प्लांट का मतलब होता है बड़ी बड़ी मशीनरी है, उसको हम प्लांट कहते हैं, पौधा नहीं इसका मतलब। हमने बोला जनाब ये मुझे लगा के दो, मैं प्रोडक्ट तैयार कर दूंगा। और हमने बोला सर अगर आपने प्रिंटिंग हाउस है, किताबें छापनी है, पब्लिश करनी है, तो सर मुझे कागज ला के दो, मुझे इंक ला के दो, और मुझे मजदूर ला के दो, है, और जो मशीन ऑपरेट करेगा मजदूर, और मशीनें चाहिए सर, बिजली का कनेक्शन लगा के दो, पूरा फैक्ट्री का सिस्टम लगा के दो। और अबे भाई किताब छापेगे तो उसके अंदर कंटेंट चाहिए ना, उसके अंदर लिखोगे क्या? खाली किताबें छापोगे क्या? रजिस्टर की बात नहीं हो रही, मैं किताब की बात कर रहा हूं। तो किताब में जो लिखने का कंटेंट है वो आपने किसी किताब लिखने वाले से कांटेक्ट करना है जनाब। किताब लिखने वाला बंदा वो अपना कंटेंट देगा, भैया ये मेरी किताब है, लिखी ना, गेम्स ऑफ थ्रोन लिखी, 12 फेल लिखी, राइटर ने, पूरी दुनिया ने वो किताबें पढ़ी हैं, है जी। तो भैया ये किताब लिखने वाला कॉन्ट्रैक्ट वो आपको इजाजत देगा, वो इजाजत भी तो लेकर आओ, तो जनाब तब जाके प्रोडक्ट आपकी बनेगी। गाड़ी की अगर मैं बात करूं दोस्त, गाड़ी की, मोबाइल फोन की बात करूं, तो भैया मोबाइल फोन या कैमरे की बात करूं, सर कैमरे में लेंस चाहिए, उसकी कार्ड चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीज चाहिए, मजदूर चाहिए, प्लांट मशीनरी चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए किसी भी माल को बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए। मटेरियल बोलो कि रॉ मटेरियल बोलो, एक ही बात है।
मटेरियल बोलो या फिर रॉ मटेरियल बोलो, एक ही बात है। कपड़े बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कपड़ा बनाने के लिए मुझे कॉटन रुई चाहिए। शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? शर्ट बनाने के लिए मुझे फैब्रिक चाहिए। मुझे जूते बनाने के लिए क्या चाहिए? सर मुझे जूते बनाने के लिए जूते बनाने का मटेरियल चाहिए। बात समझ में आ रही है? मुझे लैपटॉप बनाने के लिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए मुझे इसकी चीजें चाहिए, जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा। दूसरा, जो लोग प्रोडक्ट बनाएंगे भाई वो भी तो लाके दो ना मुझे आपने शर्टें लाके दे दी, कपड़ा लाके दे दिया, बोले शर्टें सियो। अबे सिएगा कौन? मजदूर तो लाके दो जिनको कटिंग करना भी आती हो, सिलाई करना भी आती हो। तीसरा एक्सपेंसेस। तीसरा दोस्त एक्सपेंसेस। हमने बोला जनाब फैक्ट्री का खर्चा लगा के, फैक्ट्री लगा के दो यार। है ये सिलाई मशीन का मैं रोड पे बैठ के सीऊंगा? फैक्ट्री का सेटअप लगा के दो भाई, पूरा बिजली का कनेक्शन उसके साथ जोड़ के दो। लेबर के लिए बैठने की जगह हो, पानी पीने की जगह हो, वॉशरूम जाने की जगह हो, एक खाने पीने की जगह, पूरे फैक्ट्री का सेटअप लगा के दो ना यार। तो तब ये सब मिलके मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है। तो जनाब मुझे समझ में आया मटेरियल क्या चीज है। जहाँ मटेरियल वो चीज़ है जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, लेबर वो हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपेंसेस वो हैं जिनकी मदद से प्रोडक्ट बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे। हमने बोला जनाब मटेरियल वो चीज़ जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मटेरियल वो चीज़ जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा जनाब, प्रोडक्ट बनाया जाएगा, वो चीज़ जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मटेरियल दो किस्म के, एक मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल और दोस्त एक मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल। एक मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल एक किस्म और एक किस्म मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल। जनाब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है दोस्त? डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मैंने बोला जनाब डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने पे डायरेक्टली अप्लाई हो। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो कि प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई हो और जो ट्रेसेबल हो। है सर क्या मतलब हुआ भाई? अजीब अजीब बातें कर रहे हैं यार। हैं ये तो आपने किताब की डेफिनेशन बता दी। सुने बड़ा तरीके से सुनिएगा। एक कुर्सी है, मैन्युफैक्चरिंग है। कुर्सी किससे बनेगी जनाब? लकड़ी से। एक कुर्सी बनाने के लिए 5 किलो लकड़ी चाहिए। प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रही है? बिल्कुल सर डायरेक्टली अप्लाई हो रही है। ट्रेसेबल है, एक कुर्सी बनाने पे 5 किलो लकड़ी चाहिए। हमने बोला सर डायरेक्ट लग रही है और ट्रेस है, दिख भी रही है, लग भी रही है। सुनना, एक कुर्सी बनाने के लिए आपको 5 किलो लकड़ी चाहिए। 5 किलो लकड़ी चाहिए। पहली कुर्सी बनाई, सेम डिजाइन सेम मॉडल सब कुछ, 5 किलो कुर्सी लगी। दूसरी कुर्सी बनाने पे 13 किलो लग गई। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। डायरेक्ट मटेरियल ट्रेसेबल होता है। एक यूनिट बनाने पे अगर 5 किलो लग रहे हैं तो जनाब 5.5 हो जाएंगे, 4.5 हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं पहला यूनिट बनाने के लिए 5 किलो लगी, दूसरा यूनिट बनाने के लिए 15 किलो लग गई। अबे ये क्या बात है? इसका मतलब भैया यहाँ पे गड़बड़ है, तो जनाब ट्रेसेबल डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट बनाने पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा हो, डायरेक्ट लग रहा हो, और जो कि ट्रेसेबल हो, जिसका हिसाब किताब पूरा का पूरा रखा जाए, ट्रेसेबल फॉर पर यूनिट। यानी कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं दोस्त तो यहां पे हो जाएगा फर्नीचर। और एग्जाम्पल दें सर, अभी देते हैं गाड़ी बन रही है सिविक, कितने इंजन लगेंगे? मटेरियल है ना, इंजन तो मटेरियल है। कितने इंजन लगेंगे? एक गाड़ी में सर 5 इंजन लग गए, किसी गाड़ी में 1 लग गया, किसी गाड़ी में 3 लग गए। कैसी बातें कर रहा है भाई, कैसी बातें कर रहा है? एक गाड़ी के अंदर 1 इंजन लगेगा। ये इंजन मटेरियल है, प्रोडक्ट पे डायरेक्ट अप्लाई लग रहा है और ट्रेसेबल है। एक यूनिट पे 1 ही लगेगा, एक यूनिट पे 4 नहीं लग सकते। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? तो सर इंजन मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। लॉजिक क्लियर हो रही है? इनडायरेक्ट मटेरियल बताएं सर, फिर क्लियर होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली अप्लाई होता है और जो कि ट्रेसेबल नहीं होता। सर क्या मतलब दोस्त, क्या मतलब? सुने, हमने बोला यार देखें एक बात बताएं, ये पेप्सी कोक कैसे बनती है? बॉटल रखी गई प्लास्टिक की या शीशे की या कांच की, केन रखा गया, केन आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर लिक्विड डाला, आगे गए उसमें गैस डली, आगे गए उसमें फॉर्मूला डाला, उसका मुंह बंद हुआ, पैक हो गया।
अब सुनना सर, वो जो केन है या प्लास्टिक की बोतल है, डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। क्यों डायरेक्ट मटेरियल? सर हमने बोला यार कि वो डायरेक्ट मटेरियल इसलिए है कि अगर मैंने 10 केन बनाए तो 10 बोतलें बनाई तो कितने केन लगे होंगे? 10। ट्रेसेबल है, डायरेक्ट लग रहा है। प्लास्टिक है, अगर मैंने 50 बोतलें बना ली पेप्सी की तो कितनी प्लास्टिक की बोतल लगी होंगी? 50। ऐसा तो नहीं होगा मैंने पेप्सी कितनी बनाई? 50 पेप्सी बनाई, कितनी बोतलें कितनी कैन यूज कर ली? 120 यूज कर ली। मैंने कैसी बातें कर रहे हैं, एक यूनिट पे वो ट्रेस हो रहा है, ये ट्रेसेबल कहलाता है। मैंने बोला सर ये जो मशीन में जो पेप्सी बन रही है, ये बोतलें आगे आगे चल रही हैं, बोतलें आगे आगे चल रही हैं और इसमें फिलिंग होती चली जा रही है। जो मशीन उसको चला रही है, मशीन को साफ सुथरा रखने के लिए, उसमें जंग ना लगे कुछ ना हो, तो मशीन के ऊपर ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है ताकि उस पर जंग मंग ना लगे। तो जनाब ये जो ग्रीसिंग हो रही है, ऑयलिंग हो रही है, ये मटेरियल है। बिल्कुल सर मटेरियल है, खरीदा जा रहा है ऐसा मटेरियल। क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है? क्या तुम बता सकते हो कि यार इस बोतल के अंदर कितना ग्रीस लगा? मैंने बोला सर डायरेक्ट भी नहीं लग रहा और ट्रेसेबल भी नहीं है। तो जनाब ये मेरे पास मटेरियल कौन सा कहलाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी कि इसको हम कहते हैं लुब्रिकेंट। अब क्लियर हुआ होगा। चलो सर फिर से आओ। हमने बोला सर फर्नीचर की अगर हम बात करें, लकड़ी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? एक चेयर बनाने के लिए 5 किलो लकड़ी चाहिए, 5.5 हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा 13-14 किलो? नहीं सर, डायरेक्ट मटीरियल। कुशन, कुर्सी है थोड़ी अच्छी वाली, कुशन वाली जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, है जी। हमने बोला सर कुशन बिल्कुल डायरेक्ट मटेरियल है। एक कुर्सी बनाने के लिए 1 या 2 कुशन, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है। सर नेल, कीले, हमने बोला सर एक कुर्सी बनाने के लिए 5 कीले लगेंगी, 6 नहीं लगनी चाहिए, 8 नहीं लगनी चाहिए। भाई कैसी बातें कर रहा है भाई? नेल्स कीलो का हिसाब तो ऐसा होता है कि जहां पे हिलझुल हो रही होती है कील मार देते हैं। तो नेल आपके पास डायरेक्ट तो लग रहा है लेकिन ट्रेसेबल नहीं है दोस्त, ट्रेसेबल नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल का हिसाब किताब रखना पड़ता है, चिल्लर चीजों का हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता। अगर सोने की कील होंगी तो डायरेक्ट मटेरियल। क्यों सर? उसका हिसाब किताब रखना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल की एक और एग्जांपल, गाड़ी की एग्जांपल लें। इंजन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? दोस्त डायरेक्ट है। क्यों? डायरेक्टली लग रहा है और ट्रेसेबल है। एक गाड़ी बनाने में 1 इंजन लगता है, एक इंजन लगता है। हमने बोला सर म्यूजिक सिस्टम ट्रेसेबल है, डायरेक्ट मटेरियल है। टायर 4 टायर लगेंगे, एक स्पेयर होगा, पता है हमें सर, डायरेक्ट मटेरियल है। और कुर्सी सर डायरेक्ट मटेरियल है। गियरिंग, स्टीयरिंग, हमने बोला सर डायरेक्ट मटेरियल है। सर कुर्सी गाड़ी के अंदर ना कारपेट बिछा हुआ होता है, कारपेट को चिपकाने के लिए एक सोल्यूशन लग रहा होता है। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हमने बोला सर प्रोडक्ट में डायरेक्टली तो अप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली लग रहा है गाड़ी के अंदर, लेकिन ट्रेसेबल नहीं है। एक गाड़ी बनाने के लिए अगर आपके समझो आधी बोतल लगी है तो जरूरी नहीं है दूसरे पे भी आधी बोतल लगेगी। इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? ऑल गुड, ऑल क्लियर। चले सर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है मेरे पास लेबर। जनाब लेबर का मतलब मजदूर, जनाब लेबर भी मेरे पास 2 किस्म के होते हैं। एक मेरे पास लेबर भी मेरे पास 2 किस्म के हैं जनाब। एक मेरे पास डायरेक्ट लेबर और एक मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर भी बॉस 2 किस्म के हैं। एक मेरे पास डायरेक्ट लेबर और एक मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर। जनाब डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो कि प्रोडक्शन पे बैठ के खुद माल बना रहे हैं। कैसे सर? गारमेंट फैक्ट्री है, शर्टें सिल रही हैं, एक कमरा है, उस फैक्ट्री बना दी हमने और वहां पे शर्टें सिल रही हैं। लेबर मशीन के ऊपर बैठे हुए, सिलाई मशीन के ऊपर, और वो लेबर वो शर्टें सी रहे हैं। जनाब ये लेबर प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऐसी लेबर को क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट लेबर। बात समझ में आई सर? डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फिर एक बंदा जो कि इस फ्लोर पे घूम रहा होता है, जनाब जिसको यूनिट बनाने भी नहीं आते, सीने भी नहीं आते, लेकिन वो देख रहा होता है कोई लेबर सोती नहीं रहे हैं, अगर कोई सो रहे, गपशप लगा रहे, काम नहीं कर रहे, उनको टाइट करता है, हिसाब किताब रखता है, कितनी शर्टें आज सिल गई, इस टीम को हमने कौन सी वाली शर्टें सीने के लिए दी है, ये टीम को हमने कौन सी वाली शर्टें सीने को दी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। सर सुपरवाइजर मेरी कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है सुपरवाइजर।
प्रोडक्ट पे वो डायरेक्ट नहीं लग रहे। बात समझ आ रही है दोस्त? फैक्ट्री का चौकीदार सर लेबर तो है, डायरेक्ट लेबर के इनडायरेक्ट लेबर, उसको तो पता ही नहीं अंदर कौन सा डिजाइन सिल रहा है, इनडायरेक्ट लेबर। जेनिटोरियल स्टाफ है, ये बेचारे झाड़ू लगाने वाले, सफाई सुथराई करने वाले लेबर हैं, बिल्कुल लेबर है। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट लेबर दोस्त, प्रोडक्शन से इनका ताल्लुक नहीं है, सफाई सुथराई से इसका ताल्लुक है। बस पियोन, चाय पिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन से इनका ताल्लुक नहीं है। फैक्ट्री के अंदर हमने एक किचन भी बनाया हुआ है जहां पे खान सामा कुकिंग कर रहा है, खाना बना रहा है, डायरेक्ट लेबर के इनडायरेक्ट लेबर? फैक्ट्री के हिसाब से वो इनडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन से उसका ताल्लुक नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है यहां पे, मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं और ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको आगे तमाम पेपर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन खुदारा एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में गैप नहीं लाओ, वरना भूल जाओगे। और नया लेक्चर लेते हुए पुराने वाले रजिस्टर को आप एक नजर घुमा ले ताकि आपका माइंड बिल्कुल बना रहे लेक्चर को नॉर्मल स्पीड के साथ। खुदारा प्लीज ये फॉलो कर लो। आगे बढ़े। हमने बोला सर तो लेबर भी मेरे पास दो टाइप्स के, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। ठीक हो गया सर? लॉजिक क्लियर हो गए, में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। हमने बोला सर इसके बाद में मेरे पास एक्सपेंसेस भी दो किस्म के। भाई क्या सीन है भाई? है तो है भाई, एक्सपेंसेस भी दो किस्म के। एक मेरे पास है एक्सपेंसेस भी दो किस्म के, एक मेरे पास है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक मेरे पास है जनाब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक मेरे पास है सर डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सुनिएगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगा है, लेकिन वो मटेरियल नहीं है, लेकिन वो लेबर नहीं है। सर फिर कौन लगेगा प्रोडक्ट पे डायरेक्ट? इसकी एग्जांपल ना दो मिलती हैं। कौन सी? सुने। एक, जनाब हमारा काम है जमीन से कोयला निकालना, हमारी कंपनी का काम है फॉर एग्जांपल जमीन से कोयला निकालना और बेचना, तेल निकालना बेचना, गैस निकालना बेचना है। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है हम लोग। ठीक हो गया? हमने बोला जनाब हमने रिसर्च की और पता चला कि जनाब जमीन में से फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान की सिंध की जमीन में से इस एरिया के ऊपर जो है ना वो गैस है। हमने सॉइल वॉइल टेस्ट किया और हमें पता चल गया सर यहाँ पे गैस है, कोयला है। ठीक हो गया? हमने बोला सही है सर, हम मशीनरी लेके पहुंच गए तेल गैस कोयला निकालने के लिए, खूब ये कोयला वोयला निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, खूब प्रॉफिट मेरा। हमने बोला सर ये तेल गैस कोयला निकला कहां से है? हमने बोला पाकिस्तान की जमीन से, बांग्लादेश की जमीन से, जिस मुल्क की जमीन से निकला है। हमने बोला इंडिया की जमीन से, अफगानिस्तान की जमीन से। तो सर उस मुल्क की गवर्नमेंट को कुछ नहीं दोगे? चीज तो उनकी है ना यार। हमने बोला हाँ बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, दे दो सर 2 करोड़ रुपए दे दो। हमने कहा ऐसे वैसे नहीं, पर किलो या पर मेट्रिक टन या पर लीटर या पर बैरल के हिसाब से पैसे तय करो। ऐसा थोड़ी तुम 2 करोड़ रुपए हमें दे दो, इसके अलावा खूब जो है ना वो बिलियन ऑफ डॉलर्स निकाल लो, या उनको तुम बिलियन ऑफ डॉलर दे दो, पता चले कुछ भी ना निकले है। ऐसा तो हिसाब किताब नहीं चलेगा ना यार। तो इसका मतलब जनाब आप पर लीटर पर कोल पर केजी के हिसाब से बात तय करेंगे। वो दोगे तो तुम्हें निकालने की इजाजत है तेल गैस कोयला, वरना निकलो यहां से। बस समझ नहीं मैंने क्या बोला? सर इस कंपनी जो कंपनी यहां से तेल गैस निकाल रही है, एक्सन मोबाइल और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है, हमने बोला जनाब ये मेरे पास इनकी जो गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट को जो देंगे, उस मुल्क की गवर्नमेंट को जो देंगे पैसे, वो मेरा एक्सपेंस है बिल्कुल। हर कोयले के साथ, हर किलो के साथ, हर मेट्रिक टन के साथ, हर बैरल के साथ मेरा एक्सपेंस है। प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है जी सर, जितने ज्यादा निकालूंगा उतनी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। एक और एग्जाम्पल सुनेंगे सर रॉयल्टी की दोस्त, एक और एग्जाम्पल सुनेंगे हम रॉयल्टी की। सर क्या रॉयल्टी की एग्जाम्पल है? एक और सुने मेरे दोस्त, सुने रॉयल्टी की एक और एग्जाम्पल सुने। हमने बोला दोस्त रॉयल्टी की एक और एग्जाम्पल है, हमने बोला जनाब रॉयल्टी की एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रिंटिंग हाउस है, मैं किताबें छापता हूं और बेचता हूं। मैंने बोला सर ठीक है, मेरा काम है किताबें छापना और बेचना। कागज डायरेक्ट मटेरियल, इंक डायरेक्ट मटेरियल, मशीन को चलाने के लिए मशीन की जंग मंग ना लगे उसके लिए ग्रीस व्रीस लगाया, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर जो मशीन पर को ऑपरेट करेंगे, मशीन को सेट करेंगे, बटन बटन चालू बंद करेंगे, ये डायरेक्ट लेबर है मेरे पास। अगर कोई इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकती है, कोई चौकीदार वकीदार हो, बिल्कुल सर ठीक है। तो भैया किताब के अंदर जो छापोगे कंटेंट वो कहां से आएगा?
उसके लिए मैंने कांटेक्ट किया एक बंदे से, मैंने बोला यार आपकी किताब को हम छापेंगे, आपकी किताब को हम छापेंगे। उसने बोला सही है, छापना। किताब में सुनना, छापना। हमने बोला कागज का कितना खर्चा है? $100 एक किताब का। मजदूर लेबर कितने पैसे ले लेंगे? $100। कितने हो गए? 200। बिजली का बिल कितना आ जाएगा इस एक किताब के ऊपर? हमने बोला $100। कितना खर्चा आ गया? हमने बोला सर $300। हमने बोला सही है, $400 का बेचेंगे, $100 कमाएंगे। जो जिसका कंटेंट है, जिसने किताब लिखी है, बोलेगा रुक भाई, मेरे पैसे कहाँ हैं? मेहनत तो मैंने की है, मुझको नहीं देगा है? तेरे कागज लग रहा है वो ले लिया, तुम्हारी लेबर लग रही है वो ले लिया, तुम्हारा बिजली का बिल ले लिया, $100 $300 ले लिए, बेच तुम $400 कर रहे हो, $100 अपनी जेब में डालोगे, मेरा पैसा कहां? कंटेंट तो मेरा छाप रहे ना, लोग तुम्हारी बाइंडिंग के लिए थोड़ी ना खरीदेंगे, लोग मेरी जो कंटेंट लिखा है उसके पढ़ने के लिए खरीदेंगे। बात तो सही है। हमने बोला ठीक है सर, हम आपको दे देंगे $50। तो अब कॉस्ट कितनी हो गई है? $350। ये जो $50 मैंने पे किए हैं, मैं प्रिंटिंग हाउस वाला हूं, तो ये मेरी कौन सी एक्सपेंस है? रॉयल्टी एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक और कॉस्ट होती है दोस्त, इसको हम बोलते हैं, एक और कॉस्ट होती है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं स्पेशल टूल्स। सर कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जनाब स्पेशल टूल्स। सुने, एक कुर्सी बनाने के लिए हथौड़ी कितनी लगती है? सर हथौड़ी तो चलती है, 1-2 साल चलेगी, हथौड़ी थोड़ी ना घिस जाती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। एक कुर्सी बनाने के लिए आरी कितनी लगेगी? आरी जो काटती है। मैंने बोला हाँ सर, देखें अगर तो कुर्सी बनाने के लिए आरी की बात करें तो सर मेरे ख्याल से ना एक कुर्सी बनाने के लिए एक आरी लगेगी, या एक कुर्सी बनाने के लिए 2 आरी लगेगी, या एक आरी से 2 कुर्सियां बन जाएंगी। आरी कितने की है दोस्त? मैंने बोला सर $100 की आरी है, $100 की, $100 की आरी है। और फॉर एग्जाम्पल एक आरी बनाने के लिए एक आरी एक कुर्सी पे खत्म हो जाती है, दांत उसकी घिस जाती है, उसके बाद फेंकना पड़ता है इसको। क्या ये मेरी कॉस्ट है? बिल्कुल कॉस्ट है। क्या प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली अप्लाई हो रही है? सर देखें डायरेक्ट तो अप्लाई हो रही है, एक कुर्सी पे एक आ रही, या एक कुर्सी पे 2 आ रही, या एक कुर्सी पे आधी आ रही। हमने बोला सर डायरेक्ट तो है, क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है? मैंने सर मटेरियल तो नहीं है, लेबर भी नहीं है, तो फिर क्या है वो सी है? ये मेरे पास रॉयल्टी एक्सपेंस है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? ऑल क्लियर। उसके बाद मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर सुने, गौर तलब, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाएगा। शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं एफ, ये ओ और ये एच। शॉर्टकट में हम इसको FOH भी कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से? मतलब फैक्ट्री के तमाम खर्चे जो कि डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, फैक्ट्री के तमाम खर्चे। सर फैक्ट्री के खर्चे कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त बताओ? सर बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का किराया। सर फैक्ट्री का खर्चा है, क्या ये प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है? फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का यूटिलिटी का बिल, यूटिलिटी बोले तो बिजली पानी गैस का बिल, फैक्ट्री का यूटिलिटी का बिल, बिजली पानी गैस का बिल। हमने बोला सर फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आया 500 यूनिट कंज्यूम है बिजली के, बिजली आपको होता है ना यूनिट के हिसाब से होती है। सर बिजली के 500 यूनिट कंज्यूम हुए, 1 से लेके 500। सारी शर्टें सी, हमारी गारमेंट फैक्ट्री है, सारी शर्टें सी के आपने ये लगा दी सारी शर्टें। हमने बोला यार ये जो बिजली के 500 यूनिट आए हैं, इसमें जो 450वां यूनिट है उसमें कौन सी शर्ट सिली है? अब मैंने कहा ये थोड़ी बता सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? यही तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्ट पे डायरेक्ट नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट लग रहा है। रेंट किराया कितना है? मैंने कहा $50,000 आपका किराया है फैक्ट्री का। फैक्ट्री का किराया कितना है? $50,000। सर इसमें जो $20,000 है वो कौन सी शर्ट पे लगा? मैंने बोला कैसी बातें कर रहा है भाई, यही तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्ट पे डायरेक्टली नहीं लग रही बल्कि इनडायरेक्ट लग रही है। और जनाब फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा दी मैंने, मशीन की गई आग वाग ना लग जाए बिल्डिंग पे। इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, मशीन के ऊपर जो है ना वो ग्रीसिंग की है, ऑयलिंग लगी है, मशीन पे ग्रीसिंग लगी है, इनडायरेक्ट मटेरियल लगा। मैंने बोला सर ये जो इतनी सारी शर्टें पूरे महीने आपने सीए रखी हुई है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो लगा $500 का कौन से वाली शर्ट पे लगाया है? मैंने कहा प्रोडक्ट पे डायरेक्ट थोड़ी लग रहा है, सबों पे लगा, सबों पे इनडायरेक्टली लगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल दोस्त सुने, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है लड़के? इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है?
इनडायरेक्ट मटेरियल, एमईटी लिख दिया, समझ जाना। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है दोस्त? फैक्ट्री ओवरहेड का। सेम जनाब, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का चौकीदार, फैक्ट्री का चाय पिलाने वाला। सर ये जो बंदा जब चाय पिला रहा था, या जब इसकी कौन सी शर्ट सिल रही थी, हमने बोला कैसी बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, बल्कि कैसे अप्लाई होगा? इनडायरेक्ट अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा दोस्त? इनडायरेक्ट अप्लाई होगा। तो जनाब इनडायरेक्ट लेबर भी किसका पार्ट होता है दोस्त? इनडायरेक्ट लेबर भी किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। क्या सब भाइयों बहनों को बातें समझ में आ रही हैं? ऑल क्लियर? और बताओ सर, और खर्चे? हमने बोला जनाब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं, जो एसी हैं, जो भी हैं फैक्ट्री के अंदर, उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की चीजों का। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे कहां जाएंगे? फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं जनाब वो सारे के सारे कहां जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट? बिल्कुल भी नहीं है जनाब। वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें दोस्त, वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें। चले सर, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। जनाब सुने, मुझे एक बात बताइए, तो सर फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट को तैयार करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की कौन सी कॉस्ट है? प्रोडक्ट को तैयार करने की हमारे पास कौन सी कॉस्ट है? बेसिकली 4 कॉस्ट है सर, 4 कॉस्ट है। कौन कौन सी? एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, और एक डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। क्यों? इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो जनाब अगर मैं ये बात लिखना चाहूं, तो बॉस अगर मैं ये बात लिखना चाहूं कि जनाब मेरे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मेरे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, बोले तो मेरे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जनाब वो 4 हैं, 1 2 3 और 4। कौन कौन सी मेरे दोस्त? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, FOH। सिंपल इसको ओवरहेड या OH भी कहा जाता है। बात समझ में आई? तो जनाब बेसिकली मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 4। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। क्या सब भाइयों बहनों को बातें समझ में आ रही हैं? डन हो गई बात? ये मेरे पास कहलाती है सर कॉस्ट क्लासिफिकेशन। चलें सर इसको वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें। डन हो गया? चलें सर, देखिए बॉस, आपकी किताब के अंदर, आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। फिर लिखा हुआ है जनाब कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। फिर लिखा हुआ है जनाब कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। चीज वही है, बस यूं करके लिखा हुआ है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। और एक लिखा हुआ है जनाब कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, या जिसको हम लोग कॉस्ट बिहेवियर भी कहते हैं। सुनेंगे दोस्त, आसान है सर। कॉस्ट तो हमारे पास ये 4 है, ये दिख रहा है ना आपको,
ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो मैंने आपको बता दिया। डन है जी। अब इसको कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में लिखा कि जनाब इसको आप स्प्लिट करें किस नाम से, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, यानी कि जैसे भी हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, कैसे पढ़ा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, बिल्कुल ऐसे ही है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में इन्होंने ये बोला। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जनाब आप इसको यूं करके बोलें, इनका नेचर क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हिसाब से शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाइएगा। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डीएम समझ जाना, डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है। डीएल समझ जाओ, डायरेक्ट लेबर की बात हो रही है। और डीई का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस की बात हो रही है, शॉर्टकट लिख दिया मैंने। और इनडायरेक्ट का मतलब ये किसकी बात कर रहा है दोस्त, फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे हैं। एक ही बात है यार, वही चीज है, कान यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, एक ही बात है। और दोस्त कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में इन्होंने बोला कि जनाब आप दो टुकड़े करें, एक का नाम दें आप प्रोडक्शन कॉस्ट और एक का नाम दें आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये रही दोस्त, ये ना, ये तो कहलाती है। ये तो कहलाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। कह रहे हैं आप इस तरह से बताइए, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं समझ जाना, यानी कि लेबर और यानी कि फैक्ट्री। जब मैं मटेरियल लिखूं ना तो अभी समझ जाना मैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल दोनों लिख रहा हूं। और नॉन प्रोडक्शन का मतलब जनाब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता, जो हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, कहां पढ़ा सर, ये पढ़ा ना, ये पढ़ा हमने। कौन सी कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और सर फाइनेंस कॉस्ट। वही चीज है, वही चीज है, वो किताब के अंदर ऐसे लिखा हुआ है। बात समझ में आई मेरे भाइयों, बात समझ में आई दोस्तों। जनाब कॉस्ट बिहेवियर, दोस्त कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है लड़के, कॉस्ट बिहेवियर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। कॉस्ट बिहेवियर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मेरे लेक्चर एक घंटे के होंगे, इससे ज्यादा की नहीं होंगे, 1 घंटा हो गया है हमारे तकरीबन। तो जनाब अब जो अगली क्लास है उसके अंदर ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हम क्वेश्चंस करेंगे, वही एमसीक्यूज आपकी किट के, और इधर उधर से मैंने कुछ जमा किए हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। और फिर हम लोग इस कॉस्ट बिहेवियर वाले चीज को डिस्कस करेंगे। 1-2 चीज और भी है, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ गई। खुदारा एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में ज्यादा गैप नहीं लेना चाहिए, 1 दिन का गैप लो। 1 दिन के अंदर बहुत ज्यादा लेक्चर भी नहीं ले लो, हाँ वो भी गलत होता है। और फ्रेश माइंड के साथ लेक्चर लें, नॉर्मल स्पीड के साथ लेक्चर लें, रजिस्टर को प्रॉपर नोट डाउन करें। अगली क्लास लेने से पहले आज की क्लास को एक दफा देख लेना भैया, रजिस्टर में जो आपने लिखा होगा उसको लाजमी पर्चा पलट लेना ताकि आपके जहन में वो चीजें रिस्टोर सेव हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।